हाँ जी क्लास, क्या हाल चाल है? एकदम मौज में, फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है अपना, और चैप्टर का नाम क्या होगा? डेप्रीसिएशन। कैसा लग रहा है सुनने में? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है। अच्छा, तुम्हें याद आया एक, हमने जब बिल्कुल अपनी अकाउंट्स की जर्नी की स्टार्टिंग की थी, और वहां पर आप लोगों को मैंने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया था, छोटा सा पॉइंट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, वहां पे वर्ड डेप्रीसिएशन। याद आया? हाँ सर, वो तो कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे तुम्हारे को 5 एग्जांपल्स दिए थे, बड़े एग्जांपल्स, कि क्या क्या कॉजेस होते हैं डेप्रिसिएशन के, ड्यू टू कांस्टेंट यूज। हाँ, मतलब मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया आप लोगों को सब याद है। हाँ या नहीं? ओके, तो आज हम लोगों को चैप्टर बेटा बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर के, बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ज्यादा डीप में जाकर के स्टडी करना है, ताकि हम लोगों को आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, उनसे हम लोग छुटकारा पाए। क्लियर हो गया? तो बहुत ही ज्यादा डीप में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, और हर एक बात का लॉजिक सीखेंगे, किस बात के पीछे का लॉजिक एक्चुअल में है। क्लियर है? समझ में आई बातें? चलिए, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन का एक्चुअल में यार मतलब होता है। ठीक है जी, लिखिए। देखिए बेटा जी, पहले नंबर पे मीनिंग। डेप्रिसिएशन depreciation may be defined depreciation may be defined as the gradual and permanent, क्या वर्ड यूज है बेटा? ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज in the value of an asset is known as depreciation। बेटा वो हम लोग ना, जो डेफिनेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, वो हम लोग पढ़ते हैं एज अ लेमन लैंग्वेज। भाई एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दो तो क्या हो जाता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट एक्चुअल जो डेफिनेशन, एक्चुअल जो मीनिंग है ना, वो ये है। क्या है डेप्रिसिएशन का बेटा? सिंपल सा मतलब क्या होगा, जब भी हमारे किसी एसेट की वैल्यू में ग्रेजुअली या फिर कोई भी परमानेंट चेंज आता है, या परमानेंट हमारी एसेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो जितनी वैल्यू से हमारी एसेट डिक्रीज हुई है ना, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली अपना डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई? एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करता हूं, चलिए जी, बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये हमारे पास एक गाड़ी है। ये क्या है? गाड़ी। चलो, ये गाड़ी है हमारी। हाँ लगता है, लेकिन हम तो हमारी इसको गाड़ी करेंगे भाई, ये तो हमारी कार है, शानदार कार, BMW। अरे हमारी तो ड्राइंग ऐसी है भैया, सो मत। हाँ जी, ये गाड़ी कौन सी है हमारी? BMW गाड़ी, BMW गाड़ी। अच्छा, हम लोग ना इसको परचेज करके लेकर आए। कब परचेज किया सर? ये हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2022 को, और ये बेटा गाड़ी थी आप लोगों की 35 लाख रुपीस की। कितने की गाड़ी है? 35 लाख रुपीस की क्या है भैया ये गाड़ी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, अब आफ्टर 2 और 3 इयर्स, आफ्टर 2 और 3 इयर्स मैं इसको मार्केट में ले गया। मैंने कहा भाई साहब मुझे ये गाड़ी बेचनी है, बताओ कितने की पड़ेगी? मैंने कहा 35 लाख दे दोगे क्या? मतलब भाई साहब बखला गए हो क्या? 3 साल आपने यूज किया है, 3 साल। तो जब भी हम लोग गाड़ी को यूज हम लोगों ने कर लिया, तो बेटा जी इसका मतलब आज के दिन, आज के दिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, आज के दिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मैं मान के चल रहा हूं बेटा, वो कितनी है? मान लीजिए 20 लाख रुपीस। हाँ या ना? मतलब मैंने जब उसको परचेज किया था तो वो वैल्यू कितनी थी? 35 लाख। लेकिन आज के दिन उसकी जो वैल्यू है बेटा जी, वो कितनी है सर? 20 लाख रुपए। इसका मतलब जितने रुपए से हमारी वैल्यू डाउन हो गई, उस वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या नाम देंगे? डेप्रीसिएशन। इसका मतलब जो टोटल डेप्रीसिएशन बेटा लगा है ना, वो कितना है? 15 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन। बात समझ में आई यहां तक की? क्लियर है वर्ड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे।
क्लियर हो गया? सर आपने तो हमारे को बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा रखा है। अरे बहुत सारे हम लोगों ने कॉजेज भी डिस्कस किए तो तुम्हें याद होगा। तो लिखिए फटाफट से डाल के हेडिंग, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। और हमारे डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज होने वाले हैं। लो जी, सबसे पहला कोज, हाँ जी, तो बताइए जरा डेप्रिसिएशन का सबसे पहला कोज क्या होगा। तुम्हें याद होगा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से एक बात बताई थी। मान लीजिए हम लोगों ने गाड़ी परचेज किया, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा, वो बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह वगैरह वो नहीं काम करेंगे, वो तुमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। हाँ जी, तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, सबसे पहला कोज, मान लीजिए आज मैं एक नई फर्स्ट क्लास न्यू गाड़ी लेकर गया, ब्रांडेड न्यू गाड़ी शोरूम में से आज निकाल के ले आया, और चलानी आती नहीं थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ड्राइविंग करने तो हमको आती है, जान के कह दिया हमने। वो देखे हमारी दीवार में भाई साहब, तो गाड़ी क्या हो गई, बिल्कुल चकनाचूर खत्म। तो सोच के देखो, क्या गाड़ी की वैल्यू उतनी है जितनी पहले थी? नहीं सर, गाड़ी की वैल्यू क्या होगी, अब कम हो जाएगी। तो गाड़ी की वैल्यू के कम होने का जो पहला रीजन है वो क्या है, उसकी टूटने फूटने की वजह। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इसको बेटा जी, पहला कॉस्ट डेप्रिसिएशन का क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ड्यू टू वियर एंड टीयर। क्या बोलेंगे, ड्यू टू वियर एंड टीयर। क्लियर हो गया? सेकंड कॉज, अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग बेटा जी अपनी गाड़ी को ना, गाड़ी नहीं आप लोग कोई भी चीज लो, जैसे मान लीजिए मैंने ये मोबाइल फोन आज लिया भैया, आज मैंने ये एप्पल का फोन 70,000 का परचेस किया है। अगर आज के बाद, हाँ कवर बढ़िया वाला है, 400 वाला, हाँ, तो जरा एक बात बताओ, कवर बढ़िया वाला है, ये 400 रुपए वाला कवर है भाई। सोच के देखो जरा, चलो मान लो कुछ भी हो यार, आज के दिन अगर मान लीजिए मैंने ये वाला फोन अपना 70,000 का परचेस किया है, तो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद क्या इसकी वैल्यू 70 रहेगी क्या यार? अब तुम बोलोगे सर आज आपने लिया है, आज बेचने चले जाओ, 70 के आपको 50,000 में मिलेगा ये। हाँ या ना, हाँ या नहीं? तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी चीज को कॉन्टिन्यूटी में यूज करते रहते हैं ना, तो बेटा उसकी जो परफॉर्मेंस का लेवल होता है ना, वो क्या हो जाता है, डाउन। अब वो अगर डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तुम सोच, तुमने देखा होगा, नोटिस भी क्या होगा, हम लोग जब नया फोन लेके आते हैं ना, तो बहुत ही परफॉर्मेंस क्या स्मूथ चलता है, फर्स्ट क्लास चलती है टच उसकी। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर एप्स डाल डाल के ठूस ठूस के हम लोग ऐप डाल देते हैं, तो वैसे उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। 3 साल बाद तो भाई साहब उसको खोलने के लिए, ऊपर करने के लिए 2-2 मिनट वेट करना पड़ता है, तब जाके ओपन होता है। हाँ या ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट यूज। तो पहला पर सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, ड्यू टू कांस्टेंट यूज। सेकंड पॉइंट इज ड्यू टू कांस्टेंट यूज। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखिए, बाय एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम, बाय एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है? तुमने सुना होगा बेटा जी, जो हमारी मेनली एसेट्स होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, बाइक हो गई, स्कूटर हो गई, ये सारी की सारी चीजें, हम लोगों को पता होगा, हमारे को जब गवर्नमेंट बेटा इसकी आरसी बना के देती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो 10 ईयर्स होता है भाई, 15 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। है ना भाई? अगर आप लोग नॉर्मल चला रहे हैं तो ठीक है, जिस दिन फंस गई उस दिन गाड़ी बॉन्ड। है, हाँ या ना? तुमने ये चीज सुनी होगी। मैक्सिमम बेटा जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है ना, वो मैक्स टू मैक्स कितना बनता है, 10 साल या फिर 15 साल। तो जैसे आप लोगों ने वो 15 साल पूरे हो गए गाड़ी के, तो ऑटोमेटिकली से बात है, जरा सोच के देखो उस गाड़ी के ऊपर क्या लगेगा फिर, डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी आप लोगों की, स्क्रैप जाएगी भैया, अब उसको कोई खरीदेगा भी नहीं, बॉन्ड हो जाएगी वो गाड़ी, अगर पकड़ी गई तो। नॉर्मल तो कहां बिकेगी वो, स्क्रैप में बिकेगी। समझ में आया? अच्छा और बताओ हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू कांस्टेंट यूज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा फिर, ड्यू टू एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम। फिर लिखिए ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस बेटा, ऑब्सोलिसेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिकली घिसावट आना, इसको हिंदी में बोलते हैं घिसावट। ये एक बात बताओ, हाँ जी, जैसे हम कोई गाड़ी लेके आए, ठीक है, डेंट लग गया, उसको डेंट लग गया, ठीक है, लग गया, तो फिर अगर वापस उसको देंगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ उसी को तो बेटा हम लोग ऑब्सोलिसेंस बोलेंगे ना, ऑब्सोलिसेंस वही होगी चीज, उसी को बोलते हैं हम लोग हिसाब हटाना। आप नई गाड़ी लेके आए, उसने डेंट लग गया, किसी ने ठोकर मार दी। अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ, मेरी बाइक की हेडलाइट है ना जो,
आगे वाली हेडलाइट है, तो एक बंदा बड़ी स्पीड में जा रहा था यार। अब मैंने अभी जस्ट नया नया लगवाया था, अभी लगवा के आ ही रहा था, अभी भाई साहब इतने देर में तो आते हैं बंदे ने फिर मारी टक्कर उसमें देगी। तो इसका हम दोनों का आगे की क्या हुआ, हेडलाइट खत्म। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाँ नहीं उसकी में उसने हुआ, मेरी वाली भी हो जो हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली ऑब्सोलिसेंस का नाम देते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ऑब्सोलिसेंस। समझ में आई बात? ये तो तगड़ा फिर लिखिए नंबर ई। इसको हम लोग अलग से भी वर्ड यूज कर देंगे, ड्यू टू एक्सीडेंट। या हाँ जी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन OBSOLENENCE, ऑब्सोलिसेंस। यहां तक क्लियर हो गया? सॉरी बस समझ में आया यहां तक की बातें? यस पक्का? यस सर चलो अब ना बेटा, दो वर्ड आप लोगों को ना बड़ा परेशान करने वाले होंगे, इसलिए हम लोग उसको आज ही कवर कर लेते हैं और अभी कवर कर लेते हैं। दो वर्ड्स होते हैं आप लोगों के पास। एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन वर्सेस डिप्लीशन। क्या वर्ड है, डिप्लीशन। हाँ जी, डिप्लीशन। पहला वर्ड क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन, दूसरा वर्ड क्या है, डिप्लीशन। क्या मतलब होता है सर, क्या फर्क है दोनों में, डेप्रिसिएशन वर्ड में और डिप्लीशन वर्ड में? दोनों का मतलब ये एसेट के वैल्यू को डाउन करना ही होता है, चाहे डिप्लीशन बोल चाहे डेप्रिसिएशन बोल, लेकिन दोनों है बड़ा डिफरेंस। ध्यान से सुनो बेटा, जो ये वर्ड है डेप्रिसिएशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लगता है हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। लेकिन जो आप लोगों को ये वर्ड है डिप्लीशन, बेटा जी ये हमेशा लगता है आप लोगों का वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर, वेस्टिंग एसेट्स। लाइक सर कोयल पे कोयल लाइक वेस्टिंग एसेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल एंड माइंस, पढ़ाए थे ना ये वाले वर्ड्स? आ गया हाँ हाँ जी। तो इनके ऊपर क्या लगेगा आप लोगों का, डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। तो वेस्टिंग एसेट्स की जब वैल्यू डाउन होती है तो हम लोग वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि फिक्स एसेट सॉरी डेप्रिसिएशन लग गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिप्लीशन हो गई, वो चीज डिप्लीट होती है वो। कोयल माइन हाँ जी हाँ जी कोयल एंड माइन हाँ जी, इस स्पेसिफिक ये वेस्टिंग एसेट ठीक है बिल्कुल। डिप्लीट का बेसिकली मतलब होता है, कई बार ना ये लोग नेचर से ये चीजें नेचर से डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है ये चीजें, तो उसको डिप्लीशन कहते हैं, डिप्लीशन। लैंड बेटा जी लैंड हमारी फिक्स एसेट होती है, याद रखना। डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पर नहीं लगाना, ध्यान रखना। हाँ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एवरी फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, ये ध्यान रखना। लिख लो ये वाली बात बेटा नोट में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, depreciation is charged on every fixed asset, एक्सेप्ट on every fixed assets except, स्पेशल लिख रहा हूं बेटा बड़े बड़े इसमें, लैंड। लैंड के ऊपर कभी भी याद रखना डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया जाता। समझ में आए दो वर्ड्स ये, जल्दी बताओ, यस सर पक्का? यस सर बढ़े आगे फिर यहां से। इसका वेस्टिंग एसेट हाँ, वेस्टिंग एसेट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कोल हो गया, माइंस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अच्छा 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 अब तुम लोग उसको बाहर निकाल के रख दो, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा वो। तुमने सुना होगा कभी, एक वो नेल पॉलिश को साफ करने के लिए रिमूवर आता है, ये सर सुना हुआ है ना तुम लोगों ने, सुना हुआ है ना? तो बेटा वो भी इसी चीज का पार्ट होता है, इसी चीज से बना होता है बेसिकली वो। अब तुम उसको बाहर रख दो, उड़ जाएगा वो, पेट्रोल भी उड़ जाता है, तो चीजें ऑटोमेटिक डीप हो जाती है, नेचर। हाँ, सैनिटाइजर कह लो, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें उसी का पार्ट होती है, वेस्टिंग एसेट्स का, ठीक है। बढ़े आगे यहां से। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास लगाओ, बिल्कुल अटेंटिव होकर के। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन के। लो जी, टोटल बेटा अपने पास ना तीन फैक्टर्स होंगे जिससे हमारा जो डेप्रिसिएशन है ना वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। लो जी, पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एन एसेट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट।
हाँ, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखनी है तो कि मुझे समझाना सेकंड क्या? है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। एक्सट्रीम। तीसरा वर्ड जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बनेगी वो वर्ड? स्क्रैप वैल्यू। बीएच का एक और नाम था, अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या? आगे लिखवाऊंगा बेटा जी, अभी लिखवा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो यार? इसको स्लैश डाल के लिख दो, रेसिड्यूल वैल्यू। स्क्रैप वर्ड लिख लो, रेसिड्यूल वर्ड लिखो, एक ही बात है। पहला वर्ड क्या है? स्क्रैप। दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा इसी का? रेसिड्यूल वैल्यू। क्लियर हो गया? ये तीनों वर्ड्स ये भैया जो आप लोगों की डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करने का काम करते हैं। समझ में आई बात है? हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आप लोगों का यार? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा पॉइंट है, और ये आप लोगों को पता भी है, मैं बताऊंगा। अरे सर ये तो मेरे को पता ही था पहले से ही। सुनो ध्यान से, सिंपल सा पॉइंट पता है क्या कहता है? ये कहते हैं सर अगर आप लोग मार्केट से कोई भी अपने लिए एक फिक्स एसेट परचेज करके लेकर आओगे ना, तो उसके अंदर अगर कोई भी खर्चा उसको इंस्टॉल कराने में, उसको मतलब कोई भी खर्चा जिससे आप लोगों की एसेट की वैल्यू, मतलब एसेट के ऊपर कोई भी किया गया खर्चा ना, उसकी वैल्यू के अंदर ही क्या हो जाता है? काउंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, याद है मैंने आप लोगों को एसी का एग्जांपल दिया था, एसी का एग्जांपल दिया था। अब मान लो मैं आप लोगों को बोला यार आपकी शॉप है, मैं आप लोगों की दुकान पर आया, मैंने कहा सर मुझे ना एक एसी चाहिए। आपने कहा सर ठीक है, एसी की वो कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपए। मैंने कहा भाई सर स्टेबलाइजर कितने का है? वो कहता सर 5,000 रुपए। मैंने कहा सर इंस्टॉलेशन कितने पैसे लगेंगे? वो कहते हैं सर 1,500 रुपए। सर वायर कितने की आएगी? 1,000 रुपए की आएगी। उसके बाद सर कैरेज तो घर थोड़ा सर पे थोड़ा लेके जाऊंगा उठा करके मैं। वो कहता सर 500 रुपए कैरेज के लगेंगे। उसके बाद साथ में और भी छोटा मोटा मिसलेनियस खर्चा हो गया, मान लो 500 रुपए और हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब कॉस्ट हमेशा बेटा जी कौन से वाली बनेगी आप लोगों की? सारे के सारे खर्चे किए गए उस एसेट के ऊपर, ये बनेगी आप लोगों की एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आया? हाँ, जितना भी खर्चा आप लोगों ने एसेट को लाने पे किया, वो सारा का सारा खर्चा एसेट को इंस्टॉल कराने पे, कुछ भी कराओ एसेट के ऊपर वो खर्चा होना चाहिए, तो वो सारा खर्चा क्या बनेगा? आप लोगों के एसेट का ही पार्ट बनेगा। ओके, यहां तक की बात है। उसके बाद फिर आप लोग हो गए सारा जर्नल। सेकंड पॉइंट आप लोगों का क्या? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। बेटा एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज हम लोग लेकर के आते हैं ना, तो हम लोग ना उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ बना देते हैं कि हाँ भाई ये चीज ना इतने साल तक चलेगी। जैसे मान लीजिए मोबाइल हम लोग लेकर आएंगे, हमें पता है मोबाइल की एवरेज लाइफ यार 2 से 3 साल तक ही होती है। हाँ है ना? तो हमें पता है, तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है, एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कि ये मशीन हमारे लिए इतना साल तो निकाली जाएगी। आइडिया मतलब एक एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू है बेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू। और ये हमेशा किस में काउंट करेंगे हम लोग? इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स में होगी। जैसे कि मान लीजिए ये मशीन है, ये कितने साल चलेगी? 10 साल। एक मशीन है, ये कितने साल चलेगी? 5 साल। इस तरीके से। समझ में आया? तीसरा वर्ड क्या है? स्क्रैप वैल्यू। बेटा स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है क्या? कि आने वाले टाइम में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल माने आप लोगों ने कहा कि आपकी मशीन जो है ना वो 10 साल चलेगी, या आपने कहा आपकी मशीन 5 साल चलेगी, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल या 5 साल आप लोगों ने बोल दिया। तो पूरा टाइम पीरियड होने के बाद, 10 साल बीतने के बाद, वो 5 साल टाइम पीरियड बीतने के बाद उसकी बेटा जी स्क्रैप वैल्यू क्या है? कबाड़ी उसको कितने रुपए में लेके जाएगा या उसको हम लोग कितने रुपए में सेल करेंगे, उसका एस्टिमेटेड आइडिया हम लोग पहले लगा के रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? स्क्रैप वैल्यू। भाई अगर आज ये चीज मान लो 2 लाख रुपए की है, तो अगर इसको मैं कबाड़ में बेचूंगा ना, तो इतने रेट तक की तो बिकी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ना पुराने टाइम में एक स्कूटर थी, तो एलएमएल बड़ी फेमस स्कूटर होती थी पहले के टाइम में, मिलती नहीं थी लोगों को भाई साहब एलएमएल। चेतक बोलो, एलएमएल दो अलग अलग थे वैसे, तो ये शायद चेतक था मेरे पास जहां तक मेरा आइडिया। अरे बस बड़े साल हो गए, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब वो कबाड़ में बिकी थी भाई साहब, स्क्रैप थी वो बिल्कुल। ठीक है, और ली हमने कितने दी उस टाइम? 40 से 50 हजार की ली थी, 15 से 20 साल पहले। अब इसका मतलब वो 15 साल के बाद एस्टिमेट लाइफ कितनी बनाई उसकी हम लोगों ने? 15 साल। ठीक है, और एट द एंड बिकी कितने की? सिर्फ 2,500 रुपए की। 2,500, 2,500 रुपीज, 2,500 तो मिल गया। वो स्क्रैप था, फिर कबाड़ी को स्क्रैप में बिकी थी। समझ में आया? हाँ, वो तो लोहे के भाव बिक रही है यार, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है ना? तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिड्यूल वैल्यू। समझ में आया? और ये भी एस्टिमेटेड ही होती है बेटा जी, ये भी कम ज्यादा होती रहती है। उसके भी इतनी बात समझ में आई यहां तक?
लेकिन सर बात यहां पे आके हमारी खत्म नहीं होती है, बात आती है फिर से कि ये डेप्रिसिएशन है क्या और उसको निकालने कैसे। तो बेटा जी लिखियो, जल्दी लिखो। डेप्रिसिएशन को काउंट करने का ना एक फॉर्मूला होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। क्या ये तीनों वर्ड्स वही आगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं? हाँ जी बोलो। जैसे हम किसी भी चीज लो की एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, वो तो हम हमारे हिसाब से लगाते हैं, मतलब लगाते हैं बेटा हम लोग अपने, तभी तो मैंने आपको बोला है एस्टिमेटेड लाइफ आपके ऊपर तो डिपेंड है, आप अपनी तरफ से एज्यूम करोगे उस चीज भी, स्क्रैप वैल्यू आप लोग अपने हिसाब से एज्यूम कर लोगे उसकी, तो आप अपने हिसाब से तो लगा रहे हो। ये मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि मेथड कब यूज करना है, दूसरा मेथड कब यूज करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली बेटा आप लोगों का डेप्रिसिएशन को लगाने का मेथड क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन को लगाने का फॉर्मूला। एग्जांपल देखो एक, लेट अस सपोज एन एग्जांपल। पोस्ट है कैसे इसके हमारे पास पूछना चाहते हैं। देखिए भाई, कॉस्ट आप लोगों को दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट विल बी 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ, ये मैंने सारे खर्चे वगैरह ऐड करके बता दी, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिड्यूल वैल्यू विल बी 20,000। लो जी, ये आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। मैंने आप लोगों से कहा निकाल के दिखाओ डेप्रिसिएशन। अरे सर इतना आसान है ये तो, हम तो ऐसे निकाल देंगे। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। स्क्रैप कितना है? 20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय कितना आएगा फिर? एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 18,000 आ जाएगा। 18,000 डिवाइडेड बाय 10, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा जी आप लोगों का? 1800 रुपए आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा आप लोगों का? 1800। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक तो? पक्का? अब हम लोग बात करते हैं सर जैसे अभी हमने कुछ खरीद लिया है तो अभी हो आगे। मैं हर चीज को डीप में लेके जाऊंगा अभी, अभी तुम चिंता मत करो, मेरा काम। हाँ जी इसमें देखो 20,000 तो अपने देखो, 2 लाख रुपए के तो हमारे पास क्या था? उस मशीन की वैल्यू थी, कॉस्ट थी। मेरे को पता है यार, अगर इसको मैं बेचूंगा भी 10 साल के बाद तो वो पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, उसको मैं क्यों काउंट करूं? फिर वो तो मेरे हाथ में आ ही जाएगा ना। तो मेन जो डेप्रिसिएशन होता है, मैं सिंपल से बात बताता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। पहले तो याद रखना, डेप्रिसिएशन इज अ, लिख लो ये वाली बात एक बारी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। दिमाग लगाओ जरा, देखो ध्यान से बेटा, डेप्रिसिएशन लगाई क्यों जाता है पहले ये सोचो। अब देखो, मान लो मेरे को पता है एक मशीन मैंने खरीदी आज, और मुझे पता है वो मशीन मेरी कितने साल चलेगी? 10 साल। और वो मशीन है कितने की? 2 लाख रुपए की। अब मान लो 10 साल के बाद वो मशीन खराब हो गई है, अब एकदम से 2 लाख रुपए तुम लोग निकालोगे उसके लिए, तो बताओ तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हिल जाएगी कि नहीं हिल जाएगी? एकदम से कैश कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिजनेस से 2 लाख रुपए? तो बिजनेस कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारे को अच्छे से पता है ना कि डेप्रिसिएशन तो लगाना लगाना हर साल। तो तुम एक काम करो ना यार, तुम्हें पता 10 साल चलेगी वो मशीन, जैसे तुम्हारा पहला साल खत्म हुआ, एक काम करो, एक गुल्लक बना लो, उसके अंदर 1800 रुपए डाल दो। दूसरा साल आया, डेप्रिसिएशन लग गया, फिर 1800 रुपए डाल दो। तीसरा साल आया, 1800 रुपए फिर डाल दो। तो ऐसे करते 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 10 साल तक उसके अंदर 1800 रुपए डालते जाओ। ठीक है जी। अब 10 साल के बाद इस गुल्लक में टोटल पैसा कितना जमा हो गया? 1,80,000 हो जाएगा ना शायद। तो हाँ ठीक है, 2 लाख की थी क्या मशीन? तो 10 साल तक 18,000 हो जाएगा। अच्छा यार, 1800 लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे 18,000 आएगा। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ध्यान से देख लेना। तो समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 18,000 आएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर गड़बड़ हो गई। हाँ, तो कितना आ गया आप लोगों के पास? 1,80,000 जमा हो गया। अब देखो 10 साल के बाद 1,80,000 तुम्हारे पास जमा पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी वो मशीन चीज कितने की बिक जाएगी? 20,000 की, तुमने पहले ही लिख रखा है। तो बताओ फिर से तुम्हारे हाथ में कितने पे हो गए? अब क्या नई मशीन को निकालने में, लेने में दिक्कत आएगी? नहीं, अब आराम से ले आओ जाके, एकदम से फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये फायदा होता है डेप्रिसिएशन को लगाने का। समझ में आया? एक वर्ड पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो इसी चीज के लिए होता है।
समझ में आया? ताकि एकदम से हमको पैसा ना निकालना पड़े, हमारे पास पैसा ऑलरेडी सेव होता, हर साल सेव होता रहे, ताकि वो 10 साल पूरे हो, हमारे पास सफिशिएंट कैश पड़ा हो एक नई मशीन को परचेज करने के लिए। अब देखो, मान लो हो सकता है उस टाइम पे कैश पड़ा ही ना हो, अगर मैं प्रोविजन ना बनाता या मैं डेप्रिसिएशन वाला पैसा इकट्ठा ना करता, हो सकता है उस टाइम पे पैसा ना पड़ा हो मेरे पास, उधार उठाना पड़े, है ना? और मान लो तुम्हें पता 10 साल बाद तो मशीन खत्म ही हो जाएगी, तो तुम्हारा काम रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए बेटा हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, और हमें पता होता है पहले से प्रिपेयर रहेंगे। 18,000 रुपए हर साल इकट्ठे हो ही रहे हैं, 10 साल बाद कितने हो गए? 180, 20,000 की बिक जाएगी, 20,000 और आ गए, 2 लाख की मशीन आ गई हमारे हाथ। चलो अगर 15-20,000 महंगी भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत थोड़ा ना है यार, पैसा तो पड़ा है ना, तो दिक्कत नहीं है। एकदम 2 लाख तो नहीं लगेंगे। एकदम 2 लाख तो नहीं लगेंगे ना, बहुत सारी चीजें। समझे बात को? प्रोविजन वाली बात होगी भैया, उसमें भी अपन गुल्लक बना सकते हैं। बस बस वही सारी चीजें, लेकिन बात आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? पक्का? अब देखिए डाल के हेडिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। रेफर करोगे भैया अभी? अभी सिर्फ नाम नाम लिखेंगे बेटा हम लोग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लो जी, अब बेटा जी अपने इस मेथड्स को टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। लो जी करो डिवाइड 2 हिस्सों में। वैसे तो हमारे डेप्रिसिएशन को लगाने के बहुत ही सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे 11th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कितने पढ़ेंगे? ओनली एंड ओनली 2। वैसे तो 9-10 मेथड है, 8 मेथड 9-10 होते हैं वैसे तो, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स के बारे में। क्लियर है यहां तक की बातें? लिखिए बेटा जी सबसे पहला नंबर, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। लिखिए जरा, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन मेथड, और जिसको बेटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बार बार बोलेंगे SLM मेथड। क्या बोलते हैं? SLM। इधर आ जाइए, फिर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या लिखेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग बार बार? WDV। क्या बोलेंगे? WDV मेथड। फिर यहां लिखो और यहां भी लिखो और। इनके माँ बाप ने इनके 4 नाम रखे हैं बेटा जी, 4 नाम, तो उन लोग के माँ बाप ने 4-4 नाम लिखे हैं इनके। लिखो बेटा जी दूसरा नाम इसका, उसमें ना हाँ या लिखो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अरे काम तो सब में एक ही करना है भाई, लेकिन ये नाम ही ज्यादा लिखवा रहा है यार। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, EIM। और इसमें लिखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर से और फिर से और। हाँ जी, लिखिए इसके अंदर तीसरा नाम, फिर बनेगा इसके अंदर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और इधर लिखो बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम बनेगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और नाम लिखो, एक और नाम लिखिए इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? ऐसा ही देगा। क्यों देगा भाई? हाँ वो नाम कोई भी दे देगा, लेकिन पता तो ना चाहिए कॉन्सेप्ट है क्या यार, नाम तो पता नहीं चाहिए सबके कि एक्चुअल में है क्या चीजें सबकी। क्योंकि नाम तो वो उठा के आप लोगों को कुछ भी रख देगा, वो दे देगा हाँ भाई रिटर्न डाउन वैल्यू से निकालो या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग इसके अंदर। ठीक है, हाँ नाम एक ही है बेटा जी सबके अंदर, इसके 3 ही है बस, और इसके ज्यादा थे नाम, इसके 4 नाम, इसके 3 नाम। समझ में आया? ओके, यहां तक की बातें हैं? बना लो अगर कुछ बनाना भी है तो, ऐसे लिख लो रिडक्शन बैलेंस मेथड यार, एक और बना तो बना लो। क्यों भाई, बेचारे को फिर दिक्कत नहीं होगी ना इसमें? भेदभाव हो गया वो तो। हाँ वही तो ना, भेदभाव हो जाएगा। ओए, रिडक्शन बैलेंस मेथड। लो जी, पहला नाम याद कर ले, स्ट्रेट, इक्वल,
फिक्स्ड और ओरिजिनल, यहां से रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस और रिडक्शन बैलेंस। ऐसे नाम कोई तो एस क्यू एफ क्या फर्क पड़ता है, जैसे मर्जी रखो, क्या दिक्कत है? बताओ, बेसिक बेसिक पार्ट समझ में आया? यस तो डेप्रिसिएशन को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया? कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है जी, अभी कुछ बातें मेरे को करनी है, वो करो फटाफट से। लिखो बेटा जी वर्ड जर्नल एंट्री, सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जांपल है, वो 3 पॉइंट्स है, वो ज्यादा नहीं है। जर्नल, हाँ अभी लिखो फटाफट। जर्नल फर्स्ट, when asset is purchased, फर्स्ट जर्नल एंट्री when asset is purchased, आप लोग बताएंगे मुझे। जब आप लोग बेटा एसेट को परचेज करते हो तो एंट्री बताना जरा क्या बनती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होते हैं ना, एसेट अकाउंट डेबिट। बस हम लोग ना बेटा जी, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर एसेट बहुत हाई हाई वैल्यू की होंगी, इसलिए हम लोग कैश की जगह पे ना हर एक समय बैंक यूज करेंगे। क्लियर है? तो पहले एंट्री क्या बन जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? नंबर 2, नंबर 2 फिर लिखिए व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। बेटा जी अगर हम लोगों ने अपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है तो क्या एंट्री बनेगी? अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड, लिख दो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये बनेगी ना। तीसरे पे आओ, व्हेन एसेट इज सोल्ड। एसेट इज सोल्ड, यस बेटा जी। क्यों बेटा जी सेल्स क्यों यार? सेल्स वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। अरे एसेट ही बिक रही है यार, जो एसेट को परचेज किया था तो एंट्री क्या थी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे जब एसेट को बेच रहे हो तो उल्टी कर दो यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन हम लोग बेटा जी जब एसेट को बेचते हैं ना, तो एसेट को बेचने के 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं एट पार। बेटा एट पार का मतलब होता है जितने रुपए की एसेट उतने में बेच दी। मतलब मान लीजिए आप लोगों की एसेट की वैल्यू 40,000 रुपए है और आपने उसको मार्केट में 40,000 में ही बेच दिया, तो बताना जरा एंट्री क्या बनाओगे? पैसा आएगा आपके अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट तो हो गया आप लोगों का क्या? डेबिट में। और एसेट आप लोगों के हाथ से क्या हो गई? चली गई। तो एंट्री क्या बनाओगे फिर? 40,000 और 40। ये तो हो गया पहला केस, कोई दिक्कत नहीं है। पार का मतलब क्या होता है? जितने की चीज उतने में दे दी। क्लियर हो गया? एट पार। दूसरा वर्ड लिखो, एट अ प्रॉफिट। बेटा जी एट ए प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप लोगों की जो कार है ना या कोई भी एसेट है वो 40,000 की है, लेकिन आपने उसको 50,000 में बेच दिया बेटा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बताओ जरा, 40 वाली चीज को 50 में बेच दिया तुम लोगों ने। एंट्री सोच के देखना। अरे हाथ में पैसा आया ना, बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में कितना पैसा आएगा? 50,000 रुपए, क्योंकि 40 वाली चीज को 50 में बेचा तुमने। लेकिन टू एसेट अकाउंट, लेकिन एसेट तो बेटा कितने की थी? अरे भैया एसेट तो 40,000 की थी ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे तो 40 लिखेंगे। तो बेटा जी आप लोगों को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है ना, तो उस प्रॉफिट वर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक वर्ड यूज हो जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस लिखना वो लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना वो लिखो, जो तुम्हारे मन करे वैसे। लेकिन मैं कहूंगा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट प्रॉपर लिखो, पूरा लिखो। क्लियर हो गया? हाँ आगे आइए, तीसरा केस। तीसरा केस बताना जरा, एट अ लॉस। लॉस, एट अ लॉस का क्या मतलब है? भाई आपकी मशीन की जो वैल्यू है वो है तो कितनी? 40,000, बट आपने उसको 35,000 में बेच दिया। लो जी 35 में बेच दिया। एंट्री बताइए, बैंक में बताओ कितना पैसा आएगा? 35,000। तो अब तुम कहोगे सर बिल्कुल 35,000। अरे लॉस हुआ है ना, अरे बेनिफिट में डाल दो लॉस यार। हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट कितने रुपए?
5,000 रुपए। और टू एसेट अकाउंट 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। इतनी बातें समझ में आई हैं? Yes, तो sir. आज हम लोगों ने बेटा सारे के सारे इसका बेसिक बेसिक बातें डिस्कशन कर ली कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, क्या क्या डेप्रिसिएशन के कॉजेज होंगे, क्या कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट होंगे डेप्रिसिएशन की वजह से, और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देख लिया, उसके सारे के सारे मेथड्स को भी नाम देख लिया कि कौन कौन से मेथड्स हर एक के होने वाले। और हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन कर ली, एसेट को परचेज करने की, डेप्रिसिएशन को लगाने की और उसको सेल करने की। ओके है यहाँ तक की बातें? चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू क्लास।